नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 11वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, और इस क्लास के अंदर भी हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति हमारा टॉपिक चल रहा था, ये पृथ्वी की उत्पत्ति। और इस भाग में मैंने आपको बताया था कि दो संकल्पनाएं थी। एक थी अद्वैतवादी संकल्पना और एक थी द्वैतवादी संकल्पना। इस प्रकार से दो संकल्पनाएं थी। तो अद्वैतवादी संकल्पना में एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन द्वैतवादी संकल्पना कहती है कि दो तारों के योगदान से पृथ्वी की रचना हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो द्वैतवादी संकल्पना का चलेगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और उस उत्पत्ति कौन सा है? बी है आज हमारा। पिछले वीडियो में ए था द्वैतवादी परिकल्पना। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत जो नाम आते हैं उनमें सबसे पहला नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। और ग्रहाणु परिकल्पना किसने की थी? अमेरिकन विद्वान थे और उनका नाम था चैम्बरलिन। और उनके साथ ही मोल्टन ने ये ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। अब जैसा इसके नाम से आ रहा है ग्रहाणु, ग्रह के अणु, है ना? तो इसी से अभी चर्चा करेंगे। ये देखिए, इस परिकल्पना की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें देखिए, ये दो नाम है चैम्बरलिन और मोल्टन, ठीक है, अमेरिकन थे ये। और इन्होंने जो ये अपनी परिकल्पना दी थी वो दी थी 1904 में। याद रखेंगे, 1904 में इन्होंने अपनी ये परिकल्पना दी थी। और इस निहारिका परिकल्पना, माफ करिएगा, ग्रहाणु परिकल्पना के जो मुख्य तथ्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। इन्होंने ये कहा था कि एक विशालकाय तारा सूर्य के निकट आया। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि सूर्य के निकट आने पर इस विशालकाय तारे का आकर्षण सूर्य के ऊपर था। इस विशालकाय तारे का आकर्षण के बाद फिर क्या हुआ? असंख्य सूक्ष्म अणु कण ज्वाला के रूप में अलग हो गए। अब ज्वाला के रूप में अलग हो गए तो इनसे क्या हुआ कि जो बड़े अणु थे, बड़े कण थे, बड़े अणु थे, उनके चारों तरफ छोटे अणु आ गए। छोटे अणु बड़े अणुओं की तरफ पहुंच गए। बड़े अणुओं ने आकर्षित कर लिया छोटे अणुओं को, और जब आकर्षित कर लिया तो आकर्षित होने के बाद में इन्हीं से पिंड बन गए। तो इस संकल्पना को आप ऐसे समझिएगा कि एक विशालकाय तारा था। थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे यहाँ पर। ये कण कैसे थे? ज्वाला के रूप में। यहाँ लिखना, ठीक है। देखिए, एक विशालकाय तारा, पहले सूर्य था,
सबसे पहले सूर्य था, ठीक है। इस सूर्य के साथ एक विशाल का तारा सूर्य के निकट आया, देखिए ऐसे विशाल का तारा इस सूर्य से भी बड़ा था, सूर्य से बड़ा था। ये सूर्य से कैसा था? बड़ा था, सूर्य से बड़ा था, ठीक है। सूर्य से बड़ा था वो विशाल का तारा, सूर्य के निकट आया। और सूर्य के निकट आया तो जो कण थे यहाँ पर सूर्य के वायुमंडल में या सूर्य की सतह पर, है ना, ये सौर ज्वाला के रूप में थे, हाइड्रोजन हीलियम के रूप में थे, है ना। तो ये और नजदीक आया, और नजदीक आया। जब ज्यादा नजदीक आया तो इसने क्या किया कि यहाँ से असंख्य सूक्ष्म अणु कण जो है इससे क्या किए? आकर्षित किए। विशाल का तारा, ये वाला तारा सूर्य के नजदीक आया, सूर्य के नजदीक आ रहा है, ये नजदीक आते ही इससे असंख्य ये कण जो है ये आकर्षित किए इस तारे ने। और ये अणु और कण आकर्षित करने के बाद में ये आगे चला गया, लेकिन ये जो कण है ये यही रह गए। अब इसमें जो बड़े अणु थे, मान लो कुछ बड़े थे ऐसे करके, तो छोटे वाले जो थे, ये छोटे वाले जो थे बड़े अणु की तरफ आकर्षित हो गए। तो धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इस प्रकार से ये बड़े बड़े पिंड के रूप में बन गए। और जो बाद में इस सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे और ये ग्रह बन गए। इस प्रकार से ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे, यानी कि छोटे छोटे अणुओं से, यानी कि ग्रह किससे बना है? अणुओं से, है ना। तो इसीलिए इसको ग्रहाणु नाम दिया गया इस परिकल्पना को, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, पर एक बार मैं स्क्रीनशॉट से पहले थोड़ी सी इनकी आलोचना की बात कर देता हूँ। इनकी आलोचना भी है, इनकी आलोचना में क्या बात कही गई है? सूक्ष्म अणु है ना, ये असंख्य सूक्ष्म अणु, इनसे ये बड़े ग्रह कैसे बन गए? सूक्ष्म अणु से बड़े बड़े ग्रह कैसे बन गए? ये इनकी आलोचना हुई इस बात को लेकर के। तो हालांकि ये संभव लगता नहीं है, ऐसा संभव है क्या? छोटे छोटे पार्टिकल से या सौर ज्वाला से, है ना, ये ज्वाला है, इससे क्या कोई इतने बड़े बड़े ग्रह बन सकते हैं क्या? संभव नहीं है। लेकिन ये संकल्पना है, एक विद्वानों की विचारधाराएं हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट के बाद इस परिकल्पना के बाद में दूसरी आती है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना जो है बहुत हिट हुई, बहुत सुपर हिट हुई ज्वारीय परिकल्पना, है ना। इस पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक तो बिग बैंग का सिद्धांत और एक ज्वारीय परिकल्पना, इनको बहुत ज्यादा महारत यानी पॉपुलरिटी मिली इन दोनों ही संकल्पनाओं। अगली है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना। तो देखिए ज्वारीय परिकल्पना में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी? ये जेम्स जीन्स और जेम्स जीन्स और जेफरी महोदय ने ये संकल्पना दी थी। जेम्स जीन्स ने 1919 में संकल्पना दी थी, और जेफरी महोदय ने 1928 में अपने इन्होंने थोड़ा सा संशोधन दिया था। जेम्स जीन्स की संकल्पना में इन्होंने थोड़ा सा संशोधन दिया था, बस इन्होंने सिर्फ संशोधन दिया था। किसने? जेफरी, ठीक है। तो इस संकल्पना में जो मेन बात है, मुख्य बात है, अच्छा ये लोग कहाँ के थे? ब्रिटिश थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश थे, ठीक है।
अच्छा, इसकी जो मुख्य बातें हैं उनमें देखिए, पहली बात तो ये है कि एक सूर्य से बड़ा तारा था, सूर्य से बड़ा तारा था, वो सूर्य के समीप आया और सूर्य के समीप आने पर आकर्षण बल कार्य करता है उसका, उस तारे का किस पर, सूर्य पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो आकर्षण बल के कारण क्या होता है, सूर्य में ज्वार उत्पन्न हो जाता है, ज्वार उत्पन्न हो जाता है। और ज्वार उत्पन्न होने के बाद में ये न तो सूर्य के साथ जाता है और न तारे के साथ, ना तो सूर्य और ना ही तारे के साथ जाता है। और एक बात इसमें ये भी है कि इसकी आकृति जो है सिगार के समान थी। इसकी आकृति, ये जो ज्वार उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और इसके आगे इसमें बीच में सिगार कैसी थी, मोटी थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इन तथ्यों को यहाँ पर हम चर्चा में लेके आते हैं। देख, सबसे पहले हम सूर्य की रचना कर लेते हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि सूर्य से बड़ा तारा, सूर्य से एक बड़ा तारा इसकी परिक्रमा करते हुए सूर्य से बड़ा तारा परिक्रमा करते हुए सूर्य के समीप आया। थोड़ा सा इसको दूर कर देते, ठीक है। अब ये परिक्रमा करते हुए आया कोई तारा, ये सूर्य से दूर था, तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य कर रहा था। समीप आता गया, आकर्षण बल बढ़ता गया, समीप आता गया, आकर्षण बल बढ़ता गया। कौन? ये बड़ा तारा, इस सूर्य की। तो ये तारा सूर्य के समीप आता गया, खिंचाव उत्पन्न होता गया। अब ये तारा यहाँ आ जाता है, फिर मान लीजिएगा यहाँ आ जाता है। तो देखिए, अब ये जो उभार है, जब ये नजदीक आ गया तो ये उभार बढ़कर के कैसा हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब तारा यहाँ आ जाता है, जब तारा यहाँ आ जाता है तो ये उभार बढ़कर के इस प्रकार से हो गया। अब सॉरी, उसको मैं यहाँ, अब तारा कहाँ जाता है, बिल्कुल सूर्य के समीप आ जाता है। तो ये जो सिगार है, ये जो उभार, सॉरी माफ करना, उभार जो है सूर्य से बिल्कुल इस प्रकार से हो जाता है, इस प्रकार से, क्योंकि सूर्य भी खींच रहा है इसको और एक तारा भी खींच रहा है। अब तारा जो थोड़ा सा आगे जाता है और ये जो उभार था एक सिगार के रूप में सूर्य से अलग हो जाता है, इस प्रकार से। अब ये इस सूर्य के साथ जाने लगता है, सॉरी माफ करना, इस तारे के साथ जाने लगता है, आकर्षण बल के कारण इस तारे के साथ आगे जाने लगता है। लेकिन ये तारा क्या होता है, ये गति करते हुए बहुत आगे निकल जाता है, गति करते हुए बहुत आगे निकल जाता है। तो ये जो सिगार है, ये ना तो ये सूर्य के साथ रह पाता है और ना ही ये इस तारे के साथ जा पाता है ना। आकृति सिगार जैसे हो जाती है। ये जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है, ये ज्वार थे, ये सारे ज्वार थे, है ना। समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं ना, तो ज्वार वही ज्वार है, ठीक है। तो अब स्थिति क्या रह जाती है, ये बात रह जाती है। और फिर बाद में ये तारा तो चला जाता है, ऐसे यात्रा करते हुए चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये फिर सिकुड़ करके ठंडा होकर के ये टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़ों में ये टूट जाता है और ये 9 ग्रह बन जाते हैं इसके, इन्हीं के 9 ग्रह बन जाते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इन्हीं के 9 ग्रह बन जाते हैं। ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने 8 हैं, लेकिन इन्होंने 9 की कल्पना की थी क्योंकि उस समय 9 ही ग्रह थे, ठीक है। एक और बड़ा लगा यहाँ बड़ा,
अच्छा, एक चीज और कि ये सिगार बीच में मोटी थी। मोटी क्यों थी? क्योंकि सूर्य भी इस पे आकर्षण लगा रहा था, यहाँ से सूर्य भी खींच रहा था अपनी तरफ इस सूर्य से निकले हुए भाग को, और ये तारा भी खींच रहा था अपनी तरफ। तो सूर्य और तारा दोनों खींच रहे थे, तो इसलिए दोनों तरफ पतले हो गए और इसको सिगार का शेप मिल गया। और बाद में ये टूट करके, ये भी टूट करके अलग अलग ग्रह बन गए। है ना, 9 ग्रह बन गए। 9 ग्रह इसके सूर्य की परिक्रमा करने लगे। 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने लगे। अब इस सिगार से एक बात स्पष्ट होती है कि जो हमारा सौर परिवार है उसमें बीच वाले जो ग्रह हैं, ये देखो आप, जो बीच वाले ग्रह जो है वो तो मोटे हैं, बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, लेकिन किनारे वाले छोटे हैं। तो इससे ये चीज सिद्ध होती है। तो इसलिए जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना इसलिए अधिक मान्य है क्योंकि इसमें ग्रहों का जो क्रम है और आकार है बिल्कुल वास्तव में वही है जो वर्तमान में है। ठीक है, तो इसलिए इस संकल्पना में देखिए खास बात की चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य के समीप एक तारा आया और सूर्य के समीप आता गया, उसमें से उभार उत्पन्न करता गया। सूर्य के समीप बड़ा तारा आया, समीप आने पर आकर्षण बल था, उससे ज्वार उत्पन्न हो गया। ना तो वो सूर्य के संग जा पाया आगे जाने पर ज्वार जो उत्पन्न हुआ था, और ना ही इस तारे के साथ जा पाया। आकृति इसकी सिगार जैसी थी, ठीक है, बीच में सिगार मोटी थी। जैसा कि आज हमारा ग्रहों की आप स्थिति देखें अपने सौर परिवार में, तो बीच के ग्रह जो है बड़े हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये मोटे हैं, जबकि किनारे के बुध, शुक्र, पृथ्वी और उधर वरुण जो है प्लूटो था पहले, है ना, तो ये छोटे थे। तो इस प्रकार से ये जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक बार मैं इसकी आलोचना के बारे में चर्चा कर देता हूँ, उनकी आलोचना, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आलोचना देखिए, आलोचना में खास नहीं बस इतनी बात है कि जो तारा, ये वाला जो तारा आया था कभी कहीं से, ये तारा परिक्रमा करते हुए आया था, तारा कहाँ गया, बाद में कहाँ गया, वो तारा कहाँ गया, फिर क्यों नहीं आया दोबारा लौट करके, इस बात की इनकी आलोचना है। दूसरी बात, ग्रहों और सूर्य के बीच दूरी अधिक है, इस बात को लेकर के भी आलोचना हुई थी। ये मान लीजिएगा सूर्य है और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से आप देख लें तो इनका जो एरिया है, विस्तार है, वो बहुत ज्यादा है, विस्तार इसका बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो सिगार के आकार का जो पदार्थ अलग हुआ था, ज्वार के भाग जो अलग हुआ था, इसका विस्तार इतना कहां से हो गया, कैसे फैल गया, इतनी दूर कैसे फैल गया, इनमें बीच में गैप कहां से आ गया, इनमें बीच में गैप कहां से आ गया, इनके बीच में तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच में काम क्यों नहीं कर रहा था, ये दूर कैसे फैल गए, इसलिए इनकी आलोचना हुई है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगली संकल्पना के बारे में बात करते हैं। अब मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसके बाद अगली जो संकल्पना है वो अगली संकल्पना है युग्म तारक परिकल्पना। युग्म तारक परिकल्पना, युग्म तारक परिकल्पना। युग तारक परिकल्पना जो है ये किसने दी थी, रसेल तथा लिटिलटन। रसेल तथा लिटिलटन ने कब दी थी, 1937 में, ठीक है। और ये परिकल्पना क्या कहती है, देखिए इसमें सूर्य
और उसका साथी तारा सूर्य और साथी तारा था, ठीक है। याद रखना दो, देखिए सूर्य था और एक साथी तारा था, साथी तारा। और ये यहाँ कोई पिंड था, उसकी परिक्रमा कर रही थी। इस प्रकार से दोनों समान केंद्र की परिक्रमा कर रहे थे, यानी कि सूर्य साथी तारा समान केंद्र की परिक्रमा कर रहे थे, सूर्य और उसका साथी तारा, ठीक है। अब परिक्रमा कर रहे थे समान केंद्र की, तो एक अन्य तारा इस साथी तारे के पास आया हुआ था, इस प्रकार से। ठीक है, ये सूर्य और एक साथी तारा, ये दो थे और ये परिक्रमा कर रहे थे किसी भी पिंड के चारों तरफ। कोई सूर्य होगा, दूसरा कोई और बड़ा कोई आकाश के पिंड होगा। ये तारा एक और आगे तीसरा, पहले से दो थे, एक तीसरा और आगे अन्य तारा। तो अन्य तारा ये आया तो इसने क्या किया कि इस साथी तारे से आकर्षण करके अन्य तारा आया और जो सूर्य का साथी तारा था, साथी तारे से आकर्षण द्वारा ज्वार के रूप में पदार्थ अलग कर दिए। इस साथी तारे से ज्वार के रूप में ये आकर्षण हुआ, आकर्षण के रूप में ये खिंचाव हुआ, खिंचाव शिकार के रूप में नहीं, ठीक है, खिंचाव हुआ। तो यहाँ से कुछ भाग पदार्थ अलग कर दिया, ये पदार्थ जो है अलग कर दिया। अब जब ये पदार्थ अलग कर दिया, ये पदार्थ अलग कर दिया, तो ये पदार्थ जो है, ये जो अलग हुआ जो पदार्थ, ये इस प्रकार से आकर्षण द्वारा अलग अलग स्थिति में अलग किया, तो ये बाद में क्या बन गए, ये ग्रह बन गए, ठीक है। और इस साथी तारे पर सूर्य का आकर्षण भी था, ठीक है। और इस तारे का जो बाद में आया था तीसरा वाला, उसका आकर्षण साथी तारे का था, सूर्य पर नहीं था, क्योंकि सूर्य बहुत दूर था, सूर्य बहुत दूर था, तो सूर्य पर कोई प्रभाव इसका नहीं था, केवल साथी तारे पर प्रभाव था। साथी तारे से ये खींच करके अलग कर दिया, और ये इन्हीं जो अलग किया हुआ पदार्थ था उससे ग्रहों की रचना हुई। अब ये जो साथी तारा था, इसके बारे में रसेल और लिटलटन ने कोई बात नहीं बताई आगे, इसीलिए इनकी आलोचना की। तो देखिए, अगर इनकी आलोचना की बात करें, इनकी आलोचना की बात करें तो देखो, जो साथी तारा था ये वाला, ये साथी तारा जो था, साथी तारे का शेष भाग कहां गया? ये साथी तारा था ना, अब भाई कुछ तो टूट करके खिंच करके पदार्थ घर आ गया, लेकिन कुछ तो बचा होगा ना, यहाँ पर पूरा थोड़ी आ गया था, कुछ भाग बचा था। तो कुछ भाग बचा था, तो वो भाग कहाँ गया? एक तो इसलिए आलोचना हुई। दूसरा जो आलोचना हुई कि ये जो तारा था, तीसरा वाला तारा, ये घूम करके गया तो कभी दोबारा क्यों नहीं आया, है ना। यानी कि तीसरा तारा
पुनः क्यों नहीं आया? ये दोबारा क्यों नहीं आया? तो इन दो तत्वों पर इनकी आलोचना है। तो इस संकल्पना का सार है वो बता देता हूं एक बार। युग्म तारक परिकल्पना रसेल और लिटिलटन दो है, ये 1937 में दी थी। इन्होंने ये बताया था कि सूर्य और एक साथी तारा, सूर्य और साथी तारा समान केंद्र की परिक्रमा कर रहे थे ये, ठीक है। और एक अन्य तारा घूमता हुआ इनके चारों तरफ आता है, और जब घूमता हुआ आता है तो साथी तारे से आकर्षण द्वारा कुछ पदार्थ अलग कर देता है, और ये अलग हुआ पदार्थ जैसे ज्वारीय परिकल्पना में ज्वार अलग होता है ना, ऐसे ही ज्वार के फॉर्म में ये अलग हो जाते हैं, और अलग हुआ पदार्थ किसी से ग्रह बन जाते हैं, और ग्रह बनने के बाद ये सभी सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। अब ये ग्रह बन गए, अब सूर्य की परिक्रमा करने लगे, और ये गायब हो जाता है। इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, इसलिए इनकी आलोचना होती है। और दूसरी आलोचना इसलिए होती है कि ये जो साथी तारा, माफ करना, ये तीसरा तारा जो आया था वो कहाँ गया, यानी साथी तारा भी नहीं बता रही है कहाँ गया, और ये वाला तारा जो तीसरा तारा आया था उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया, इसलिए इनकी आलोचना हुई। तो मुख्य तथ्य सूर्य और उसका साथी तारे से आकर्षण द्वारा पदार्थ अलग किया और ग्रह की रचना हो गई। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में फिर एक और परिकल्पना है, उसमें एक संकल्पना है नव तारा परिकल्पना। याद है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मिटा देता हूँ। देख, नव तारा परिकल्पना। इस परिकल्पना में देखिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें ये किसने दिया था? नव तारा परिकल्पना दिया था वोयल एवं लिटिलटन के द्वारा। लिटिलटन वही है जिन्होंने युग्म तारा परिकल्पना में साथ दिया था उनका, क्या नाम था उनका, रसेल का। और ये इन्होंने दिया था 1937 में वो, और 1939 में ये दिया था। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। इस पुस्तक में ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में जो खास बातें हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं। खास बातें क्या क्या है सिद्धांत की? इन्होंने ये कहा कि ग्रहों का जो निर्माण है, ग्रहों का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? नव तारा से हुआ है, नव तारा से हुआ है। और ये नव तारा एक तरीके से क्या है? सुपरनोवा है एक तरीके से। सुपरनोवा में चमक बहुत ज्यादा होती है ना। तो ग्रहों का निर्माण नव तारा से हुआ, सूर्य से नहीं, ठीक है, यानी सूर्य से नहीं। इन्होंने जोर दिया है कि सूर्य से नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही है कि जो जैसे देखिए सूर्य था, ये सूर्य था, और इसके एक साथी तारा था, इसको कहा इन्होंने साथी तारा। और ये साथी तारा जो है इसी को नवतारा कहा, यही नवतारा है। और ये क्या है? सुपरनोवा है। सुपरनोवा एक्चुअली होता क्या है? बहुत चमकीला होता है, चमक कई हजार गुनी ज्यादा चमक होती है सूर्य से भी इस सुपरनोवा के अंदर। नवतारा था ये बहुत ही अधिक प्रकाश देने वाला था, ये। और इसमें क्या होता है? इसमें विस्फोट होते हैं,
इसमें विस्फोट होते हैं, ठीक है, विस्फोट होते हैं। तो विस्फोट होने से क्या होता है, ये चारों तरफ फैल जाता है विस्फोट होकर के, और विस्फोट होकर के चारों तरफ फैल जाता है, तो इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हो जाता है, और जिनमें से एक हमारी पृथ्वी है। इन्होंने ये बात कही। देखिए इनका सार बता देता हूं कि सूर्य था और सूर्य के साथ एक तारा था, ठीक है, वो साथ ही तारा ही नवतारा कहलाता है, इसलिए इसको नवतारा सिद्धांत कहा गया, सॉरी परिकल्पना कहा गया। तो ये बहुत चमकीला था, इसमें प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक थी, इसको सुपरनोवा भी कहा गया है। और इसमें क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाने के बाद में, विस्फोट के बाद में ग्रहों की रचना हो जाती है, उनमें से एक पृथ्वी है, और ये तारा जो है समाप्त हो जाता है विस्फोट के बाद में, ये छोटे छोटे पिंड बन जाते हैं, और ये पिंड जो है इस सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगते हैं, सारे छोटे छोटे पिंड जो है ये इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगते हैं। तो इस अभिनव तारा परिकल्पना में, नवतारा परिकल्पना में ये बताया गया है। ये मैंने सार बता दिया, इसका वैसे समझा दिया मैंने आपको यहाँ पर भी बिना लिखे ही, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी आलोचना वाली बात है, तो आलोचना का यही कहा कि जब इसमें विस्फोट हो गया इस सुपरनोवा के अंदर, तो इसका बचा हुआ भाग कहाँ गया, इस बात को लेकर के इनकी आलोचना हुई। यानी आलोचना क्या थी, सुपरनोवा या नवतारा का बचा भाग कहाँ गया, बचा भाग कहाँ गया, ठीक है। अब देखिए सुपरनोवा एक्चुअली क्या है कि गैसीय एक पिंड है और विस्फोट होता है, उसमें गैसीय प्रकाश ही प्रकाश होता है उसके अंदर, ठीक है। तारा सूर्य में भी क्या गैस ही तो है ना, हाइड्रोजन हीलियम गैस ही तो होती है। तो अब इस नवतारा में विस्फोट हुआ, इस सूर्य से भी ज्यादा चमकीला था, इससे भी ज्यादा गैसीय था ये, ठीक है। तो इन गैसों का विस्फोट होकर के ये ठोस ग्रह कैसे बन गए, ये भी एक प्रश्न है। तो वो ऐसे बन गए कि हाइड्रोजन जो गैस है उसको अगर कम टेम्परेचर मिलेगा तो कम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, और यदि बहुत ज्यादा तापमान हो, सूर्य के केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, अगर उससे भी ज्यादा टेम्परेचर हो, तो वो ज्यादा टेम्परेचर होने से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगी, हाइड्रोजन जल जाएगी और वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और ठोस रूप में परिवर्तित होने के कारण ही ये ग्रहों की रचना हुई है। तो इस प्रकार से ये हमने नवतारा परिकल्पना जो कि होयल और एटन ने दिया था, इसको एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ आपको कि ग्रहों का निर्माण किससे बताया है, इन्होंने नवतारा से बताया है, सूर्य से भी बताया है। ये नवतारा क्या था, ये सूर्य के साथ ही एक तारा परिक्रमा कर रहा था, जिसको साथ ही तारा या नवतारा कहा, और ये नवतारा सुपरनोवा ही है। अब इसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा था, इसमें विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद ये ग्रह के रूप में बदल जाता है। अब देखिए ये गैसीय था, लेकिन गैसीय से ये गैसीय था, और गैसीय से ये ठोस में इसलिए बदल गया क्योंकि हाइड्रोजन अधिक टेम्परेचर पर, जब ज़्यादा टेम्परेचर पर हाइड्रोजन होता है तो वो हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगा, नाभिकीय संलयन नहीं होगा उसमें, फिर वो हाइड्रोजन जल करके ठोस में बदलता है, ठीक है। इसलिए ये ग्रह का निर्माण हुआ। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अगली परिकल्पना के बारे में आपको बताता हूँ। अब इसके बाद में, हालांकि संकल्पना बहुत ज़्यादा है, बहुत विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इतनी बात कही है, लेकिन अपन ने महत्वपूर्ण विद्वानों की चर्चा यहाँ कर ली है। और अब एक विद्वान है, शॉर्ट में उनकी बात करेंगे अपन यहाँ, उनका नाम है ऑटो स्मिड। ऑटो स्मिड ये रूसी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1943 में अपनी परिकल्पना दी। इनकी जो परिकल्पना थी वो थी
अंतरतारक धूल परिकल्पना, अंतरतारक धूल परिकल्पना। और इस परिकल्पना में इन्होंने ये बताया था कि सूर्य जो है वो आकाशगंगा के साथ मतलब उसके समीप गया, परिक्रमा करते हुए किसी आकाशगंगा के समीप पहुंचा, और आकाशगंगा के समीप जाने के बाद में गैस, धूलकण इनको आकर्षित कर लिया, आकर्षित करने के बाद में उनका समूहन हो गया, सूर्य की परिक्रमा करने लगे, और सूर्य की परिक्रमा करते करते ये घनीभूत हो गए, और घनीभूत हो जाने से ग्रहों की रचना हुई। तो देखिए क्या था कि ये आकाशगंगा के पास में सूर्य जो है इसके समीप पहुंच गया, परिक्रमा करते करते तो आकाशगंगा के समीप पहुंच गया, तो यहाँ से धूल और गैस के कणों को आकर्षित कर लिया इसने इस प्रकार से। ये आकाशगंगा थी, यहाँ पर आकाशगंगा, और धूल कणों को आकर्षित कर लिया। आकर्षित करने के बाद में इन्होंने क्या किया, क्या हुआ कि ये जो है समूहन हुआ। समूहन होने के बाद ये एक दूसरे के नजदीक आए, थोड़े नजदीक आए, अब ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। फिर इनका घनीभूत हुए। ये घनीभूत का मतलब है कि एक जगह इकट्ठे हो गए। ये था एक कण, फिर और कण इसके पास आ गया, फिर और कण इसका आगे बड़ा होता गया, यानी कि इसको कहते हैं घनीभूत होना। तो घनीभूत होकर के ये फिर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। तो इस प्रकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ऑटोस्फीयर की संकल्पना। इन्होंने बस इतनी सी बात कही है कि सूर्य जो है आकाशगंगा के नजदीक आया, और आकाशगंगा के नजदीक से कुछ गैसीय पदार्थ को, धूलकण को आकर्षित कर लिया। आकर्षित करके ये धीरे धीरे घनीभूत हो गए, इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर के ये परिक्रमा करने लगे। इस प्रकार से इन्होंने अपनी संकल्पना दी, और इनकी संकल्पना कुछ वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है, इसलिए इनको थोड़ा सा मान्यता दिखती हुई थी। अब इसके बाद आगे जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसके थोड़ा चाहते तो नहीं हो सकते, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है ये, इसलिए मैंने मिटा दिया इसको। जो महत्वपूर्ण है वो है बिग बैंग की संकल्पना। बिग बैंग, इसको सिद्धांत का नाम भी दे दिया गया है, क्योंकि ये सत्य के नजदीक है बहुत ज्यादा। अब तक क्या था कि विभिन्न विद्वानों ने ये जो संकल्पनाएं दी है ना, ये संकल्पनाएं चलती आ रही थी, समय बीतता जा रहा था, मान्यता मिलती जा रही थी, लेकिन आज के समय पर विश्व के अधिकांश वैज्ञानिकों ने इस बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्यता दी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए भी, सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए भी, और पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए भी। अधिकांश जो विद्वान हैं आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही मानते हैं। इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये किसने दिया था, वो इसका पहले तो इसके प्रतिपादक थे उनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके जो प्रतिपादक थे जॉर्ज लेवेंटर थे। प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेवेंटर थे। लेकिन इसकी जो व्याख्या की थी, जो विस्तार से जो व्याख्या की थी इस सिद्धांत की, वो व्याख्या करने वाले जो विद्वान थे वो रॉबर्ट वागेनेर थे। ठीक है, वेगनर नहीं, वागेनेर। रॉबर्ट वागेनेर ने इसकी व्याख्या की थी विस्तार से। सिद्धांत दिया इसने जॉर्ज लेवेंटर ने। जॉर्ज लेवेंटर कौन थे? पादरी थे। ठीक है, ये पादरी थे एक पेशे से। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि प्रारंभ में एक बहुत ठोस, अधिक घनत्व
ठोस और अधिक घनत्व का क्या था, एक पिंड था, एक पिंड था, और ये पिंड जो है अंतरिक्ष में था। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर विस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, इसमें विस्फोट होकर के इसका फैलाव हो जाता है, विस्फोट होकर के इसका फैलाव हो जाता है, यानी कि फैलाव हो जाता है। पहले इसका जो आकार था वो ये था, लेकिन विस्फोट होकर इसका फैलाव हो जाता है। फिर आने वाले समय में फिर ये जो फैलाव हुआ, ये फैलाव होकर के क्या बना, निहारका बना। फिर इनमें फिर विस्फोट होता है तो और बड़ा एरिया में ये फैल जाते हैं, और बड़े एरिया में इनका फैलाव हो जाता है। अब की बारी इतने बड़े एरिया को कवर करते हैं। फिर उनसे तारों का निर्माण हो गया। अब और ज्यादा इनका फैलाव हो जाता है, और ज्यादा फैलाव हो जाता है, और ज्यादा फैलाव हो जाता है, तो उससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो गया, ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये जो विस्फोट की प्रक्रिया है ये कहलाती है बिग बैंग। तो देखिए इनकी जो मूल बातें हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, मूल बातों को। इसका प्रतिपादन किसने किया, जॉर्ज लेविटन ने, और व्याख्या किसने दी, रॉबर्ट वागे ने। और इसमें जो मूल चीजें हैं, एक विशालकाय, विशालकाय अग्निपिंड था प्रारंभ में। अग्निपिंड कौन सा था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अग्निपिंड था विशालकाय, ठीक है। ये विशालकाय अग्निपिंड अकेला था, एक ही था, पूरा ब्रह्मांड में एक ही था ये, और कोई पिंड नहीं था, अकेला पिंड था ये, ठीक है। विशालकाय अग्निपिंड उसमें था, और ये कैसा था, भारी और काले पदार्थों का भारी और काले पदार्थों से निर्मित था। भारी और काले पदार्थों से ये निर्मित था। और इसमें क्या होता है, अचानक से विस्फोट होता है, अचानक से विस्फोट होता है। विस्फोट होकर के इसका आकार जो है बढ़ जाता है, फैला हो जाता है, छितराव हो जाता है चारों तरफ, ठीक है, इस प्रकार से ये। और अचानक विस्फोट होता है, विस्फोट होने से क्या हो जाता है, विस्फोट होने से बिखराव हो जाता है इस पिंड का, एक भारी काले पदार्थ का पिंड था, इसका क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है। और बिखराव हो जाने से फिर धीरे धीरे ये काले पदार्थ जो फैल जाते हैं, इनका थोड़ा सा समूह होना शुरू होता है, इकट्ठा होना शुरू होते हैं। और इस प्रक्रिया में निहारकाओं की रचना हुई। फिर दूसरे चरण में फिर से विस्फोट होते हैं, तारों का, फिर इस प्रकार से ही आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ है विस्फोट के फलस्वरूप। तो इसमें जो मूल चीजें हैं वो यही है कि विशालकाय अग्निपिंड था, वो भारी काले पदार्थों से निर्मित था, अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है, उनमें बिखराव हो जाता है, बिखराव के बाद समूहन हो जाता है, और समूहन के बाद इस प्रकार से सबसे पहले निहारका बनती है, निहारका के बाद तारे बनते हैं, तारे के बाद ग्रह बनते हैं, ग्रह बनते हैं, और ग्रह के बाद उपग्रह बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम बनता चला जाता है, इसको बिग बैंग का सिद्धांत कहा गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं फिर आगे इसको समाप्त करता हूं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी मत और विचार आए हैं, ये सब अनुमान के आधार पर है। बिग बैंग का जो सिद्धांत है, इसके लिए विद्वानों ने प्रयोग किया था, जिसको लॉर्ड कोलन LHC, लॉर्ड हैडन कोलाइडर के नाम से, LHC, लार्ज हैडन कोलाइडर के नाम से ये महाप्रयोग किया गया था विश्व के विभिन्न विद्वानों द्वारा। और उसमें प्रयोगशाला में प्रोटॉन की बीमों को एक 27 किलोमीटर लंबी, 100 मीटर गहरी और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में गुजारा गया था। और वहाँ पर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं, इनको डार्क एनर्जी के रूप में या
गॉड पार्टिकल के रूप में या एक और डायमेंशन के रूप में ऐसे नामों से बुलाया जाता है, इनकी उत्पत्ति की रचना की थी। और उन्होंने ये बिग बैंग के सिद्धांत को ही सही माना है कि इसी तरीके से उस प्रयोगशाला में ये प्रयोग किया गया, इसी तरीके से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। अब मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। नमस्कार।